हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ हाउ टू अटेम्प्ट गेट एग्जामिनेशन। ये स्ट्रेटजी वीडियो है बेसिकली, और देश के बहुत सारे बच्चों ने डिमांड की थी। लगातार मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज थे बच्चों के, और चैनल पे भी लगातार बच्चे कमेंट कर रहे थे कि मैं कुछ बोलूँ एग्जाम को कैसे टैकल करना है। तो बेसिकली फोकस तो मेरा गेट एग्जाम पर रहेगा इसमें, लेकिन ये बेसिकली ऐसा नहीं है कि गेट एग्जाम के लिए स्ट्रेटजी है। ये सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए स्ट्रेटजी होती है कि आप पेपर को ऑप्टिमाइज कैसे करें। तो होता क्या है कि जो आप पेपर जिस समय देने जाते हैं, तो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि आप अपनी नॉलेज को नहीं बढ़ा सकते उस समय पे। जो आपके पास में नॉलेज है वो आपकी हो चुकी है, जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने फॉर्मूले तैयार किए हैं, उसमें आप कोई इजाफा नहीं कर सकते, उसमें कोई इंक्रीजमेंट नहीं आएगा। अब आपको करना क्या है कि जो आपको आता है उसको बेस्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, कि आप जो आता है वो सही हो जाए। बेसिकली बच्चे क्या सोच रहे होते हैं कि बेस्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ही एक अपने आप में कला है। बच्चे बहुत सारे सोच रहे होते हैं कि कुछ आज पेपर में हमें ऐसी चीज़ें भी याद आ जाएं जो हमने कभी पढ़ी नहीं है। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता कि कुछ ऐसा याद आने वाला है आपको पेपर के समय पर जो पढ़ा नहीं आपने। आप केवल इतना कर सकते हैं कि जो पेपर में आपने पढ़ा है, जो भी फॉर्मूले आपने रिवाइज किए हैं, पीछे के पेपर सॉल्व किए हैं, उनको अब उस पेपर में जाके ये प्रयास करें कि वो क्वेश्चन पूरे के पूरे आपके सही हो जाएं जो आपको आते हैं। अब उसमें टाइम मैनेजमेंट एक कला है। पेपर में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो होती है टाइम मैनेजमेंट। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं डिस्कशन करना चाहूँगा वो यही है कि टाइम मैनेजमेंट हम कैसे करें पेपर में। तो टाइम मैनेजमेंट, ये इस पे ही मेरा डिस्कशन रहेगा मेनली कि टाइम को कैसे मैनेज किया जाए। बच्चे चाहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट को बताएं सर। होता क्या है कि पेपर में एक सीमित समय हमें मिलता है, उस सीमित समय को कैसे ऑप्टिमम तैयारी के लिए कैसे यूटिलाइज करें। तो पेपर में जो हमारा पेपर है वो इस तरीका से आता है, जो भी हम एग्जाम लिख रहे होते हैं, कि कुछ क्वेश्चंस कुछ पर्टिकुलर टॉपिक से काफ़ी लेंदी होते हैं, और उन लेंदी क्वेश्चंस में क्या होता है, हमारा काफ़ी समय निकल जाता है। और कई बार क्वेश्चन जब हम पूरा समय निकाल भी देते हैं तब भी ये नहीं पता चलता कि इसका आंसर सही आया या नहीं आया। तो ऐसे क्वेश्चंस को सबसे पहले करने से बचें। सबसे पहले जो पेपर में आपको करना है, पेपर का जो सोल्यूशन आपको करना है, वो सबसे सिंपली क्वेश्चनों से शुरू करना है। पेपर को 3 से 4 पार्ट्स में बांट लें। एक क्या करें कि टाइम मैनेजमेंट के लिए करें कि सबसे पहले सबसे सिंपल जो क्वेश्चंस पेपर में आए हैं उनको सबसे पहले अटेम्प्ट करें। सिंपल क्वेश्चन से मेरा मतलब है, कई बार तो क्वेश्चंस के अंदर फॉर्मूला ही आ जाता है, एक सिंपल फॉर्मूला पूछ लिया। अगर फॉर्मूला कोई पूछा जाता है तो सिंपली उसे मार्क कर दें। उसके अलावा कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं, ज़्यादा तो नहीं आते लेकिन कई बार आते हैं। एक एक दो दो क्वेश्चंस पर बुक आ जाता है, कई बार वो बहुत सिंपल होते हैं, उनमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता। तो सबसे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस को सबसे पहले करें। उसके अलावा सिंपल के बाद में फिर इसे, आपको ये पता है कि सिंपल तो नहीं है क्वेश्चंस, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन वर्ड्स यूज करूंगा, मैं डिफिकल्ट तो नहीं कहूंगा, उसे कहूंगा स्लाइटली डिफिकल्ट। स्लाइटली डिफिकल्ट का मेरा मतलब होता है कि जो सिंपल आपको ये पता है कि क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, लेकिन आपको फॉर्मूला भी आता है, लेकिन आपको कैलकुलेशन करनी है। सेकंड उसमें उस क्वेश्चन के लिए जाएं, और उसमें भी ये याद रखें कि अगर मल्टीपल फार्मूला यूज हो रहा है, कई बार क्वेश्चंस आजकल कैसे आ रहे हैं, क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो इस तरीका के आ रहे हैं कि दो दो स्टेपों में करना पड़ता है क्वेश्चन। पता चला पहले कोई डाटा हमें दे रखा है, पहले उस डाटा को यूज करके कोई क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, फिर सेकंड स्टेप पे जाकर होता है फिर उसके थ्रू दूसरी चीज निकालनी है। वो थोड़े से आपको पैटर्न तो पता होता है उन क्वेश्चनों का, लेकिन क्या होता है कि आपको ये नहीं पता होता कि इसमें आपका समय कितना लग जाएगा। तो उन्हें ये देख लें कि अगर आपको लगता है कि कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं जा रही है, जल्दी आप सॉल्व कर पा रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन सिंपल के बाद में जाए ऐसे क्वेश्चंस पे। फिर क्या है कि थर्ड जो पोर्शंस है वो हमारा ऐसा रहता है कि वो वास्तव में थोड़ा सा क्वेश्चन का जो लेवल है वो डिफिकल्ट होता है। और डिफिकल्ट का जो मतलब है उसमें ये है कि फॉर्मूला भी आपको पता है, आपको ये भी पता है कि इसमें स्टेप कैसे जाना है, लेकिन कैलकुलेशन काफ़ी लेंदी हो जाती है। आजकल कम्पिटिटिव एग्जाम में क्या मैं देख रहा हूँ पीछे पेपर्स में, कि पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो डे टू डे इंक्रीज हो रहा है। तो कई बार क्वेश्चंस में क्या होता है कि पहले तो अल्टरनेट्स जो आते थे वो काफ़ी गैप पे होते थे, मतलब हम पावर से भी कई बार क्वेश्चन कर लेते थे। कई बार तो ऐसी स्थितियां होती थी कि क्वेश्चन को ना भी सॉल्व करें तो पावर से और ऑर्डर से ही क्वेश्चन हो जाता था। जैसे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर पावर से कैसे पता चलेगा। जैसे आपको पता चला कि कहीं किसी क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन में न्यूक्लियर रेडियस पूछी गई है, और न्यूक्लियर रेडियस में आपको ये पता चल रहा है कि 4 डाटा हमारे पास हैं, कुछ पर्टिकुलर चीज़ें दे रखी हैं और पूछा रेडियस बताइए। तो रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस पूछता है, तो अगर वो एक ही आंसर आपका 10 की पावर -15 मीटर में है, अब बाकी पावर दूर जा रही है,
तो आप पेपर में पेन भी ना लगाएं, आप आंसर मार्क कर दें, आपका सही हो जाएगा। या जैसे हमें पता है एटॉमिक रेडियस एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की होती हैं, तो पहले तो क्वेश्चन ऐसे ही हो जाते थे कि एक ही आंसर हमें पता चला एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का, हमने मार्क कर दिया, हमें मार्क्स मिल गए। तो हमें क्वेश्चन नहीं भी करना आता था तो केवल हम पावर के ऑर्डर से ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेते थे। अब थोड़ा सा एरा बदला है, आंसर जो आते हैं बहुत क्लोज आते हैं, और क्लोज इतने आते हैं कि पता चला रेडियस का ऑर्डर पूछ रहा है तो रेडियस में आंसर में मिल रहा है 2 गुणा 10 की पावर -15 मीटर, 3 गुणा 10 की पावर -15 मीटर न्यूक्लियस की रेडियस। अब क्या होगा, वो इतने क्लोज ऑर्डर के होते हैं कि उसमें आप गैस भी नहीं लगा सकते। अगर आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशंस नहीं पता है, जो फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं अगर वो नहीं पता है, तो फिर क्वेश्चंस के चांसेस गलत होने के बढ़ जाएंगे आपके। तो आप ज़्यादा दूर नहीं जा सकते क्योंकि पेपर का पैटर्न ही कुछ ऐसा आ रहा है कि बहुत क्लोज आंसर है। तो क्या करें, उन क्वेश्चनों में भी 2 तरीका के पोर्शंस में क्वेश्चन को लेकर जाएं। एक में क्वेश्चन को पहले पढ़ें, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में देख लें कि अगर पावर ज़्यादा दूर दूर हो रही है और आपको ये पता चल रहा है कि पावर दूर हो रही है, आपको पता चल जाएगा कि कैलकुलेशंस आपने अगर रफली भी कर ली तब भी आप आंसर मार्क कर पाएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को तुरंत से कर दें। लेकिन जिसमें ये पता है कि पावर भी सेम है और आगे वैल्यू केवल बदल रही है, तो उसमें बहुत केयरफुल रहें। बेसिकली क्या होता है, स्टूडेंट्स जिस समय पर क्वेश्चन पढ़ता है तो उसके आंसर को उसी समय पढ़ लें। जनरली करता यह है स्टूडेंट कि जब पेपर में क्वेश्चन को सॉल्व करने जाता है पहले वो निकालने का प्रयास करता है, आंसर को बाद में देखता है। जैसे ही आप आंसर को पढ़ लेते हैं, आपके सामने आंसर आ जाते हैं, तो आपको यह पता चलता है कि आपकी एक्यूरेसी का ऑर्डर क्या होगा। उसी तरीका से आप प्रोपोर्शनल एक्यूरेसी को बढ़ा दें। जैसे आंसर्स आपको पता चल रहे हैं कि बहुत ही क्लोज हैं, तो आपको इसका मतलब ये पता चल जाएगा कि छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक भी हमारे क्वेश्चन को गलत करा देगी। तो इस चीज़ पर बहुत फोकस रखना है आपको। दूसरी क्या है, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है कि पेपर में बच्चों के दिमाग में एक चीज़ सबसे ज़्यादा रहती है कि बुक कौन सी से शुरू करें। एक लगातार क्वेश्चंस बच्चों के माइंड में रहता है कि क्वेश्चंस में बुक हम सबसे पहले कौन सी लें। सदा याद रखें, बुक सदा उन्हें करें, उनके क्वेश्चन सबसे पहले शुरू करें जिनमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, जिनमें पता है कि आपके जो तैयारी का लेवल है वो मेरा बहुत अच्छा है। क्योंकि बेसिकली बुक कोई भी मुश्किल नहीं होती, मुश्किल होता है हमारा उस पर कितना कमांड है। अगर हमारा कमांड बहुत अच्छा है तो हमें वो बुक ईजी लगती है, अगर हमारा कमांड उस बुक पर ज़्यादा अच्छा नहीं है तो वो हमें टफ लगने लगती है। और ये रिलेटिव चलता है, इसलिए स्ट्रेटजी दूसरे के हिसाब से कभी ना बनाएं। हर स्टूडेंट के लिए स्ट्रेटजी अलग होती है, और मैं इसलिए इसको साफ कर दे रहा हूँ कि स्ट्रेटजी इसलिए सबकी अलग अलग होती है कि सबका जो तरीका है सोचने का वो अलग है। दूसरा, सबकी बुकों का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है हर बुक का सेम नहीं होता, तो उससे भी फर्क पड़ता है। और तीसरा क्या होता है कि कैलकुलेशन पोर्शन में भी मैंने मोड देखा है स्टूडेंट्स का, कुछ स्टूडेंट्स कैलकुलेशन में बहुत साउंड होते हैं, वो बहुत लंबी कैलकुलेशन भी बहुत जल्दी सॉल्व कर देते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सब्जेक्ट को तो जानते हैं लेकिन कैलकुलेशंस पोर्शन उनका वीक होता है। इसमें आपको करना यह है कि कैलकुलेशन जो है बहुत अटमोस्ट केयर से आपको करनी है। कैलकुलेशंस जो है वो की है आजकल क्वेश्चन की, तो कैलकुलेशंस को जो अटमोस्ट केयर से करें, बहुत ज़्यादा केयरफुल करें, और इतनी ज़्यादा केयरफुल करें कि कोई सिली मिस्टेक्स ना हो। एक मैं लगातार लिखता हूँ हर वीडियो में, इसमें भी लिखूंगा, अवॉइड सिली मिस्टेक्स। जितनी भी सिली मिस्टेक्स को आप अवॉइड कर सकते हैं वो सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करें। मैं कैसे सिली मिस्टेक्स होती हैं मैं थोड़ा सा आइडिया भी दे देता हूँ। सिली मिस्टेक्स ऐसा होती हैं कि हमारे पास कई बार क्वेश्चन आप पेपर में क्वेश्चन आता है, आप उसके अंदर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और पढ़ने में आपने क्या किया, क्वेश्चन में पूछा था कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, और आपने वो नोट ही नहीं पढ़ा, आपने लिया और बस क्वेश्चन को तुरंत से मार्क कर दिया। तो आपको क्वेश्चन आता था इवन दो, लेकिन आपने क्या किया, उस नोट शब्द को मिस कर दिया। आजकल पेपर सेटर इतना क्लोज बनाता है, पहले क्या करता था कि जब क्वेश्चन पूछता था ना तो नोट को स्पेसिफिक मार्क कर देता था नीचे से, इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है, तो नोट साफ लिखा होता था। अब नोट लिखा भी आता है तो पता चला वो उसमें मार्क नहीं होगा, वो तुम्हें ही सोचना है पेपर में। बहुत सारे स्टूडेंटों को मैंने देखा है बहुत नज़दीक से सिलेक्शन से मिस करते हैं, और सबसे बड़ा कारण होता है कि सिली मिस्टेक्स वो बहुत ज़्यादा करके आते हैं पेपर के अंदर। उनकी ऐसी सिली मिस्टेक्स होती हैं कि वो अपने आप को पूरी साल कोसते रहते हैं कि हम केवल इसलिए क्वालिफाई नहीं कर पाए कि हमने सिली मिस्टेक्स जो है वो ज़्यादा कर दी। ये की है कि आप कितनी सिली मिस्टेक्स को अवॉइड कर जाते हो। जितनी ज़्यादा सिली मिस्टेक्स आप अवॉइड करेंगे, आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, आपकी रैंक के चांसेस बढ़ जाएंगे। मैं साथ साथ ये भी बता दूं, प्रिपरेशंस के 2-3 मोड होते हैं। एक ऐसे मोड में होते हैं स्टूडेंट्स जो फाइट कर रहे हैं कैसे उनका सिलेक्शन हो जाए। एक ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो सिलेक्शन के लिए फाइट नहीं कर रहे हैं, वो रैंक के लिए फाइट कर रहे हैं। और तीसरे ऐसे हैं कि वो बीच में हैं, उन्हें ये तो पता है कि सिलेक्शन भी हो जाएगा लेकिन रैंक का उन्हें आइडिया नहीं होता। तो 3 डिफरेंट तरीका के स्टूडेंट्स होते हैं जो एग्जाम में जाते हैं।
खुद को पता होता है तैयारी का, सबको पता होता है मेरी तैयारी का लेवल क्या है, मुझे कितने फॉर्मूले याद हैं, मैंने कितनी चीज़ें की हैं, मैंने कितनी प्रैक्टिस की है, सबको पता होता है। लेकिन फिर भी सबकी इच्छा यही होती है कि सिलेक्शन मेरा भी हो जाए। ऐसा नहीं है कि जिसकी तैयारी कम होती है वो ये चाहता है कि मेरा सिलेक्शन ना हो। देखिए, कम तैयारी में भी सिलेक्शन होता है। इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप क्वेश्चंस की जो चॉइस है उसको सही से ऑप्ट करें। मैं खास तौर से बताऊं कि जैसे बुक का लेवल में देख रहा होता हूं, जैसे क्वांटम के क्वेश्चंस कई बार लेंथी होते हैं, कई बार ईएमटी के क्वेश्चन लेंथी होते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि ईएमटी और क्वांटम पे हमने सर की बहुत सारी वीडियो देख रखी हैं, ईएमटी क्वांटम हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और पता चला उन्हें आता भी है। मैं ये भी नहीं कहूँगा नहीं आता, उन्हें आता भी है, लेकिन क्या होता है उनके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में बहुत सारा समय लगा देते हैं। उस समय लगाने से क्या होता है कि जो उनका बहुत सारा पोर्शन ऐसा रह जाता है जिनमें बहुत कम समय में किया जा सकता था, और वो क्वेश्चंस उनके बहुत अच्छे से अटेम्प्ट नहीं होते। तो बुक की चॉइस को अच्छे से रखें। बुक में भी मैं बताना चाहूँगा कि जैसे न्यूक्लियर की प्रॉब्लम्स आती हैं, न्यूक्लियर की प्रॉब्लम्स सदा छोटी होती हैं, कम समय में हो जाती हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियर से शुरू कर सकते हैं। न्यूक्लियर की जी बुक पढ़ती है और बहुत ज़्यादा उसके अंदर कैलकुलेशन पोर्शंस नहीं होता, उसको ले सकते हैं। एटॉमिक की प्रॉब्लम कभी भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं आती। एटॉमिक की प्रॉब्लम्स को अगर आप सॉल्व करेंगे तो बहुत इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे, ज़्यादा समय नहीं लगता। इवन तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑपरेशन एम्पलीफायर से इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रॉब्लम आती है, उनमें ज़्यादा समय नहीं लगता। कई बार किरचॉफ्स के एप्लीकेशंस पे प्रॉब्लम आती हैं, उनमें उन्हें आप जल्दी से सॉल्व करेंगे, बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाती हैं अगर आपको किरचॉफ्स लॉ प्रॉपर लगाना आता है। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर तुम ऐसे ऐसे पोर्शनों से सबसे पहले प्रॉब्लम को लेते हो, मैं स्ट्रेटजी में ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप यही रखें कि हर बुक से जो जो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आए हुए हैं सबसे पहले उन्हें सॉल्व कर लें। बुक को भी चाहे आप कंसीडर ना करें, सबसे पहले क्या करें कि सारी बुक जो भी पेपर्स के अंदर हैं, 8-9 बुक जो भी आप के सिलेबस में मेंशन है, उनके जो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं उन्हें कर लें। मैं ये कह सकता हूं कि 1 से 2 क्वेश्चंस हर बुक से ऐसे जी आते हैं कि उन्हें आसानी से किया जा सकता है। उसके साथ साथ फिर दूसरी बार में क्या करें, दूसरी बार में ये करें कि जो आप बुक पे फिर मतलब जब आप पहली बार में सब क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर लेते हैं तो दूसरी बार में बुक को प्रीफरेंस देना शुरू करें। बुक प्रीफरेंस में क्या करते चले, बुक प्रीफरेंस में ये करें कि जिन बुकों के क्वेश्चंस सिंपल पढ़ेंगे, कम समय में सॉल्व हो जाएंगे। और मेरे हिसाब से सिंपल टफ कुछ नहीं होता। सिंपल टफ ये होता है कि सिंपल वो क्वेश्चन है जो कम समय में हो जाता है, उसमें ज़्यादा गलती की संभावना नहीं है। टफ क्वेश्चन बेसिकली वो उसे मैं कहता हूँ जिसमें कैलकुलेशन थ्योरी ज़्यादा हो जाती है और कैलकुलेशन एरर की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। टफ और सिंपल का मतलब यही है। पेपर ज़्यादातर कैलकुलेटेड जाता है क्योंकि अब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कम आते हैं लेकिन बहुत रेयर आते हैं। अब क्वेश्चंस ज़्यादातर मैथमेटिकल आते हैं और अप्लाइड आते हैं। अप्लाइड में भी ये याद रखें कि अगर आपको लगता है कि आप अप्लाइड में पर्टिकुलर बुक में बहुत अच्छा हैं, वहाँ पे समय थोड़ा ज़्यादा करें प्रयास देने का। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट पेपर में आया, 2-3 क्वेश्चन सदा ऐसे आते हैं पेपर में कि वो हो तो जाते हैं, लेकिन क्या होता है वो पेपर के अंदर पता चला 2-3 क्वेश्चनों में आधा घंटा लग गया, आपका 1 घंटा लग गया। तो क्या होता है वो और एफिशिएंसी को आपकी को प्रभावित करते हैं। आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं होता ब्रेन का। आपको करना क्या है, करना यह है कि आप सबसे पहले ये छांट लें कि कुछ क्वेश्चंस आपको आते हैं, लेकिन आपको पता है कि इसमें 15 मिनट 20 मिनट इस क्वेश्चन में लग जाएंगे। बिल्कुल भी अटेम्प्ट ना करें, उसे उस समय के लिए छोड़ दें कि अगर आपको पेपर में समय मिला, जबकि मुझे उम्मीद है कि मिलता ही नहीं है पेपर में समय। तो कुछ क्वेश्चंस 2 से लेकर 3 क्वेश्चन तो कई बार ऐसे होते हैं पेपर में जो हमें छोड़ के भी आने पड़ते हैं। वो हमारा सिलेक्शन कराने के लिए नहीं बनाए जाते, वो सिलेक्शन रोकने के लिए बनाए जाते हैं। बेसिकली स्टूडेंट ट्रैप हो जाता है उन क्वेश्चंस में और पता चला घड़ी का समय निकल जाता है और बाद में पेपर छूट भी जाता है कई बार बच्चों का। तो क्या करें, ऐसे क्वेश्चन की उलझन में ना आए कि जो उनमें आपको ये पता है कि आप क्वेश्चन को कर तो लेंगे लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है। इस चीज़ को ध्यान रखें। तो इसमें क्या आपको रखना है कि जो हमारे बहुत लेंथी क्वेश्चन हैं उनको अवॉइड करें सॉल्व करने से। इवन तो अगर आपको आते भी हैं तो भी अवॉइड करें। अगर कोई क्वेश्चन आपका 15 मिनट तक लेता है तो ऐसे क्वेश्चंस को अवॉइड करने का प्रयास करें, ऐसे क्वेश्चंस पे ना जाएं। उसके अलावा एक चीज जो महत्वपूर्ण है कि बुक का जो है उसमें बुक चॉइस में सदा ध्यान रखें कि बुक चॉइस जब आप करें कि आप कौन सी बुक का क्वेश्चन पहले ले रहे हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन न्यूक्लियर का प्रयास करें। अगर आपकी न्यूक्लियर ठीक ठाक है तो यहाँ से क्वेश्चन ले सकते हैं। फिर आप एटॉमिक पे जाएं, एटॉमिक के क्वेश्चन ईजी पढ़ते हैं सदा। उसके साथ साथ आप एटॉमिक के साथ साथ अगर आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स ठीक ठाक है तो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी नहीं आते। सॉलिड के क्वेश्चंस जो है वो ज़्यादा मुश्किल नहीं आते, सॉलिड को ले सकते हैं। उसके साथ साथ इसके बाद जो एक महत्वपूर्ण बुक हमारी बनती है वो रहती है हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स। इसकी प्रॉब्लम ज़्यादा मुश्किल नहीं आती। क्लासिकल मैकेनिक्स के साथ साथ
एक हमारी बुक रहती है स्टैटिस्टिकल, इसके क्वेश्चन सदा ही इजी आते हैं स्टैटिस्टिकल के साथ, कभी भी मुश्किल नहीं आते। ये बहुत ही सिंपल बुक पड़ती है स्टैटिस्टिकल, इसके क्वेश्चंस को आप ऑप्टिमम कर सकते हैं, कभी भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। क्लासिकल में भी मैंने जैसे लाइन ऑफ एक्शन बताया तो कुछ ही पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, बहुत लेंदी प्रॉब्लम्स नहीं आती। आप इवन दो मैथमेटिकल फिजिक्स जो है इसके क्वेश्चन थोड़े लेंदी हो जाते हैं, तो मैथमेटिकल में कैलकुलेशन पे थोड़ा सा काम अच्छे से करके चलें। मैथमेटिकल में मैंने वीडियो दे रखी है, उसमें बता रखा है जैसे हॉट टॉपिक्स बता रखे हैं, कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो पेपर में आते हैं। लास्ट मिनट में भी कोशिश करें कि उन वीडियो को रिवाइज कर लें। आपको एक लाइन ऑफ एक्शन मैंने सब वीडियो पे दे रखी है कि मैथमेटिकल में क्या क्या आ सकता है। उसके साथ साथ EMT और क्वांटम पे जाएं, ये आपका ऑर्डर हो सकता है। उसमें आप ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि केवल इसी ऑर्डर को फॉलो करें। उस ऑर्डर को चेंज करने के पीछे रीजन ये हो सकता है कि सपोज किया क्वांटम में आप बहुत सॉलिड हैं, तो क्वांटम को आप इससे पहले कहीं ला सकते हैं, सॉलिड के साथ ला सकते हैं, सॉलिड के तुरंत बाद ही। अगर आपको लगता है कि मेरा क्वांटम बहुत अच्छा है तो आप शुरू में भी ले सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखें कि पेपर में समय को, मैनेजमेंट को जरूर ध्यान में रखना है। क्या आपको पता चला क्वांटम के क्वेश्चन आते हैं, आपने क्वांटम में काम किया लेकिन 1 घंटा क्वांटम में लगा दिया, तो आपका वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं होगा। तो करना यह है कि टाइम मैनेजमेंट है, और एक वर्ड्स पेपर में मेरा सदा याद रखना, इसे कभी मत भूलना जब पेपर दो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नॉलेज आपको पेपर में करना है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब है आप जितना जानते हैं उसका ज्यादा से ज्यादा आउटपुट कैसे लिया जाए, वो आपका टारगेट रखना है। और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन में 3-4 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। एक होता है कि पेपर के अंदर जब भी क्वेश्चन को मार्क करें, सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करें, वहां से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन आता है। टाइम मैनेजमेंट में ये रखें कि लॉन्ग कैलकुलेशन को स्किप कर जाएं, ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का प्रयास ना करें जिनमें समय बहुत लगने वाला है। थर्ड, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के लिए जरूरी है कि जो आपके सिंपल क्वेश्चंस हैं उन्हें पहले कर लें, और आंसर को मार्क भी साथ साथ करते चलें। कई बार क्या सोच रहे होते हैं, स्टूडेंट सोच रहा होता है कि बाद में मार्क कर दूंगा, बाद में मार्क करूंगा, लेकिन उसमें कई बार क्या होता है क्वेश्चंस रह जाते हैं, तो मार्क साथ साथ करें। उसके अलावा कई बार स्टूडेंट किसी पर्टिकुलर क्वेश्चंस के अंदर डाउट में चला जाता है। जब आप डाउट में चले जाते हैं तो जो पहली बार आपकी आत्मा से आवाज आए आंसर में, उसी को मार्क करें। बार बार अगर आप क्वेश्चंस के ऊपर सोचने का प्रयास करेंगे तो आपके क्वेश्चन की संभावना गलत होने की बढ़ जाएगी। पहली बार में जो स्ट्राइक कर रहा होता है, मैंने अपने इतने लंबे एक्सपीरियंस में ये देखा, वो बिल्कुल सही होता है। ऐसा नहीं है, कई बार दूसरी बार में भी होता है, लेकिन आपको क्योंकि जब 50-50 में हो रहे होते हो तो 50-50 में ये फायदा रहता है कि कुछ क्वेश्चंस आप ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे होते हैं जिन क्वेश्चंस में आपको डाउट रह रहा होता है, लेकिन क्या करें, एक पूरी स्ट्रेटजी बना के चले कि जो पहली बार में आएगा मेरे माइंड में, मैं उसी को मार्क कर दूंगा। निश्चित तौर से मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे क्वेश्चंस पर अगर ये गेम आप लगाते हैं तो आप फायदे में जाएंगे, कभी नुकसान में नहीं जाएंगे। दूसरा क्या आपको करना है कि सदा क्वेश्चंस को पढ़ते समय पर ये जरूर याद रखना कि पेपर में क्वेश्चन को सही से पढ़ा जाए। कई बार क्या करता है स्टूडेंट, क्वेश्चंस को गलत पढ़ता है। क्वेश्चंस को पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आपका सबसे महत्वपूर्ण है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का, तो क्वेश्चन का पढ़ना है। कई बार तो क्या करते हैं, क्वेश्चंस पूछा किसी के लिए गया है और हम क्या करते हैं, उस क्वेश्चंस को पूछ कुछ रहा है, कर कुछ और आते हैं, और बाद में हमें पता चल रहा है कि तो हमने पूरा पढ़ के भी नहीं देखा। तो क्वेश्चंस की जो रीडिंग है वो इंपॉर्टेंट होती है कि आप क्वेश्चंस के अंदर पढ़ें। एक चीज मैंने क्या देखी है इतने लॉन्ग एक्सपीरियंस में, कि जब आप पेपर को करने जाते हैं तो पेपर में क्या होता है, एक बार हमें ऐसा महसूस होता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला है, हमारा कॉन्फिडेंस कहीं लूज होता है बीच में पेपर में। उस समय पर जरूरत होती है कि उसी समय पर आपको पेशेंस रखना है और अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार बनाए रखें। ऐसा ना सोचें कि 2-3-4 क्वेश्चन आपको नहीं किए हुए आए और एकदम से आप घबरा जाएं। तो कई बार क्या होता है, स्टूडेंट तैयारी भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन बीच में ही घबरा जाता है और उसको लगने लगता है पर्टिकुलर, सपोज किया क्वांटम पे उसने क्वेश्चंस किए, क्वांटम उसने अच्छे से तैयार की, 3-4 क्वेश्चंस देखे उसने क्वांटम के, उसके किए हुए नहीं आए। अब वो घबरा जाता है, वो सोच रहा होता है कि अब तो मेरा सिलेक्शन होगा ही नहीं। उसके चलते क्या होता है कि जो उसकी एफिशिएंसी है वो प्रभावित होती है और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं, वो लीस्ट परफॉर्म करके आता है पेपर में। तो आप उससे घबराएं नहीं। कई बार क्या होगा कि जब आप सारी बुक को किए हुए हैं तैयार, तो मैंने सदा पेपर में देखा है कि 3 से 4 बुक जनरली इजी आती हैं, या 3-4 बुकों से जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत लेंथी नहीं आते। तो क्या करें कि अगर आपको एक पर्टिकुलर बुक से ऐसा लग रहा होता है तो क्वेश्चन को वहां पे छोड़ दें, 3-4 क्वेश्चन अगर नहीं निकलते फिर दूसरी जगह चले जाएं, फिर दूसरी बुक को उठा लें। और कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये होता है, सबसे ज्यादा जो कॉन्फिडेंस हमें मिलता है वो इससे मिलता है कि जो हमारी सबसे अच्छी तैयार बुकें, पहले क्वेश्चन उनके अटेम्प्ट करें।
तो एक तो ये आपको रखना है, दो चीजों पे तो आप कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे पेपर में। एक, सबसे सिंपल क्वेश्चन सबसे पहले करेंगे, और दूसरा सबसे स्ट्रांग बुक को, जो आपकी सबसे स्ट्रांग बुक है उसको उसके बाद सॉल्व करेंगे। लेकिन उसमें भी चाहे आपकी कितनी भी अच्छी प्रिपेयर बुक है, अगर कोई क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाता तो उसको स्किप कर जाएंगे, आगे पहुंचेंगे। कुछ चीजें और मैं बताने का प्रयास करता हूं जो आपको ध्यान रखनी है। एक व्यवहारिक कुछ पक्ष में बताता हूं क्या आपको ध्यान रखना है। रात को बहुत अच्छे से साउंड स्लीप लें। ऐसा ना सोचें, कई बार क्या सोच रहा होता है स्टूडेंट पूरी रात पढ़ता है पेपर से पहले, कभी ना करें, क्योंकि वो अगले दिन की जो एफिशिएंसी है उसको प्रभावित करता है। तो रात को साउंड स्लीप लें, जिस समय पर आप सोने जाते हैं उससे भी कोशिश करें आधा घंटे पहले सोने की, और उसमें ड्रास्टिकली कोई बदलाव ना करें। बहुत ज़्यादा पढ़ने का प्रयास ना करें। लास्ट मिनट पर स्टूडेंट सोच रहा होता है इसको भी पढ़ लेता हूँ, इसको भी पढ़ लेता हूँ, कोई ड्रास्टिकली चेंज नहीं आता, क्योंकि वो आपकी तैयारी जो आपने पूरी साल की है वो कॉम्पिटिशन्स में पार्ट प्ले करती है। मैंने ऐसा देखा है कॉम्पिटिशन्स की दुनिया में, मैं भी एग्जाम कभी देता था तो मैं तो 24 घंटे पहले कई बार बुक ही छोड़ देता था, पढ़ता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि मैं जितनी सारी चीज़ें थी उन्हें दिमाग में स्टेबलाइज करने का प्रयास करता था कि वो सब चीज़ स्टेबल हो जाए। अरे तो क्या होता, फ्लक्चुएशन चलता है ब्रेन में, उसके फॉर्मूला उस पर ओवरलैप कर रहे हैं, दूसरी बुक के तीसरी पे ओवरलैप कर रहे हैं, तो वो ओवरलैपिंग क्या करती है, वो पेपर में नुकसान करती है, वो हमारे ब्रेन की जो एफिशिएंसी है उसको घटा देती है। रात को बहुत साउंड स्लीप लें। दूसरा, सुबह जैसे ही उठें तो बहुत कॉन्फिडेंटल उठें, ये सोचें आज हमारा बहुत अच्छा दिन जाने वाला है। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में ये भी है कि आप ऑप्टिमिस्टिक रहें। आपका जो एटीट्यूड है वो पेपर के लिए कैसा रहे, बहुत पॉजिटिव रहे। ये सोच के जाए पेपर के लिए कि आज हम बहुत अच्छा करने वाले हैं, और सारी जो देवीय शक्ति हैं, भगवान और हमारे गुरुओं का आशीर्वाद, माँ बाप का आशीर्वाद, सब हमारे साथ है, और आज हम बहुत अच्छा कुछ करके जाने वाले हैं। तो उससे क्या होता है कि आपके अंदर जो है पॉजिटिव रेज बनती है बॉडी के अंदर, और जो एफिशिएंसी है उसको कहीं ना कहीं वो प्रभावित करती हैं। तो पॉजिटिविटी की है, आप पॉजिटिव रहें। दूसरा क्या करें कि जो महत्वपूर्ण है कि सेंटर पे कोशिश करें पेपर में पहुंचने से पहले 1 से 1.5 घंटे या 1 घंटा पहले तो जरूर पहुंच जाए सेंटर पे। कई बार स्टूडेंट क्या कर रहा होता है, सोच रहा होता है घड़ी पे कभी इस चीज़ को भी रिवाइज कर लेता हूँ, इसको भी कर लेता हूँ, और कई बार जाम में फंस जाता है, क्योंकि अब आजकल पता ही है आपको कि सड़कों पर जाम की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा है। और क्या होता है कि अगर वो पेपर में फिर पहुंचता भी है तो घबरा जाता है, उसे आधा घंटा 1 घंटा तो कूल होने में लगती है। तो पेपर पे सदा ध्यान रखें कि टाइम से पहले पहुंचें। स्टूडेंट कई बार ये सोच रहा होता है कि सर इतना समय हम पहले क्यों पहुंचे। अगर वो 2 घंटे पहले भी पहुंच जाते हैं तो पहुंच जाए, कोई बात नहीं, कॉपी लेके जाएं अपने फॉर्मूला रिवीजन की, और कहीं किसी पार्क में बैठ कर फॉर्मूला रिवाइज कर लें। क्योंकि लास्ट मिनट पे आप ज़्यादा कुछ पढ़ने का प्रयास ना करें, बस एक ही चीज़ याद रखें कि आप केवल और केवल थोड़ा सा चेंज इसी पर कर सकते हो कि फॉर्मूला रिवीजन सही कर जाओ। कई बार क्या होता है कि अगर आपको क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आपको ये याद आता है कि काश मुझे इसका फॉर्मूला याद आ जाए, तो फॉर्मूला रिवीजन जो है वो हाफ बैटल को जिता देता है। मैंने अक्सर कहा है, मैंने पुरानी वीडियो में भी ये बोला है कि अगर सक्सेस का सबसे बड़ा मंत्र है तो फॉर्मूलों से जाता है। हमको फॉर्मूला पता होनी चाहिए सब। तो कई बार क्या होता है कि जो क्वेश्चंस के अंदर चीज़ें दे रखी हैं, अगर आप उन चीज़ों को लिख लेते हैं कि ये चीज़ें हमें दे रखी हैं, ये चीज़ हमें ज्ञात करनी है, उनके बीच कोई फॉर्मूला का कोई रिलेशन हमें मिल जाता है, तो हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। डायमेंशन एनालिसिस का सदा सहारा लें पेपर में। कई बार डायमेंशन एनालिसिस से क्वेश्चन हो जाता है। एक मैंने वीडियो दे रखी है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय पे स्मार्ट क्लिक कैसे करें, मतलब आप क्वेश्चंस को अगर नहीं भी जानते तो आंसर को कैसे मार्क किया जा सकता है। तो मैंने उसमें 10 बेस्ट वे बताए थे कि आप किन किन तरीकों से क्वेश्चन के आंसर सर्च कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, और साथ साथ गीता के प्रवचन पर जरूर ध्यान लेके जाएं कि आपका काम जो है केवल और केवल कर्म करने का है। फल की इच्छा हमें कहीं ना कहीं कमजोर करती है। तो हालांकि हम ह्यूमन बीइंग हैं, तो हमारे लिए ये बहुत मुश्किल होता है कि हम निष्काम कर्म की थ्योरी पर चल पाएं। इंसान सदा चाहता है कि उसे फल मिले, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अगर हम निष्काम कर्म सिद्धांत पर काम करते हैं तो हम पर प्रेशर घटता है। प्रेशर इसलिए घटता है कि जब हम ये सोच के जाते हैं कि हमने मेहनत की, हमारे हाथ में यही था, और अब हमारा जो है जो भी डेस्टिनी होगी वो प्रभु तय करेंगे, तो उससे हम पे प्रेशर कम हो जाता है। और प्रेशर कम करना पेपर के लिए बहुत जरूरी है। तो प्रेशर को अपने ऊपर ना बढ़ाएं, टाइम से उठें, टाइम से अपने उस पर जाएं, फॉर्मूलों का रिवाइज करने की कोशिश करें लास्ट मिनट पे। तो अगर इन सब चीज़ों पर आप ध्यान देते हैं तो ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और 1-2 मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हैं लास्ट मिनट पे, जैसे बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं तो कह रहे हैं सर हमारा मोटिवेशनल लेवल बहुत डाउन है। याद रखें कि जिसकी तैयारी बहुत ज़्यादा होती है उस पर प्रेशर उतना ही ज़्यादा होता है, और डिमोटिवेट भी वही सबसे ज़्यादा होता है। तो उन स्टूडेंटों को मेरी सलाह है जिन्होंने पूरी साल बहुत मेहनत की है, उन्हें सलाह है कि डिमोटिवेट खुद को ना करें, सोचें कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है और हम बहुत अच्छा करने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो मैं
ट्रिक्स बता रहा था, जो चीज़ें आपको एडवाइस दे रहा था, ये निश्चित तौर से आपको काम देंगी और आप बहुत अच्छी रैंक के साथ में क्वालिफाई कर जाएंगे। और ख़ास तौर से वो स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत मेहनत की है, मेरी उनके लिए विशेष शुभकामनाएं, विशेष आशीर्वाद। जिन्होंने कम मेहनत की है उनके लिए भी आशीर्वाद, लेकिन उन्हें नंबर 2 का आशीर्वाद है ना, क्योंकि जो जैसी मेहनत करता है टीचर का आशीर्वाद भी उसी प्रोपोर्शनल रहता है। उन लोगों के लिए मेरी प्रार्थना है जिन लोगों ने बहुत मेहनत की हुई है, जो लोग लगातार फेल हुए हैं और फिर भी एक्सेल कर रहे हैं, उन लोगों के लिए विशेष शुभकामनाएं। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।